अभी चर्चा में एक बात सामने आई कि लगातार जो छात्र हैं वो बाहर जा रहे हैं या जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनके सामने रोजगार की समस्या आ जा रही है। तो इस रोजगार की समस्या मतलब कि पढ़ाई लिखाई अगर बिलासपुर में वो कर रहे हैं जो भी शिक्षा, उसके बाद भी छोटी मोटी नौकरी उन्हें करनी पड़ रही है या सरकारी नौकरी की ओर जाना पड़ रहा है, और सरकारी नौकरी की स्थिति अभी हम सब देख पा रहे हैं। तो इस विषय पे सुदीप सर आपके क्या विचार है, और उसके बाद अर्पित भाई आप बताएं। अमन, जो आपने सवाल किया उसका जवाब तो मैं दूंगा। मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहता हूं जो शैलेश जी ने, अर्पित जी ने कही। अर्पित ने एक बात कही कि भाजपा उन्होंने पहले आंदोलन क्यों नहीं किया, और वही सवाल मैं अर्पित से करता हूं, क्या अभी की पीएससी को वो 100% सही मान सकते हैं क्या? हो ये रहा है कि 74 के बाद से 1974 में जब छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट बना, और जेपी मूवमेंट से वो ताकत बनी कि जो संविधान के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई थी, उसको कल इमरजेंसी का दिन आएगा, लोग बहुत याद करेंगे, बहुत बातें करेंगे। उस इमरजेंसी को पलटने का अगर कोई काम किसी ने किया तो जयप्रकाश जी के साथ जो छात्र आंदोलन था उसके कारण संभव हुआ। आज मैं ये सोचता हूं बार बार कि राजनीतिक दलों को छात्र संगठन में अपनी पार्टी के प्रतिनिधि बनाने की अनुमति क्यों है और क्यों होनी चाहिए? क्यों एबीवीपी आरएसएस के एजेंडे पे ही काम करेगी और क्यों एनएसयूआई एआईसीसी के एजेंडे पे काम करेगी? क्या हम जब तक शिक्षा ले रहा है छात्र तब तक उसको राजनीति से अलग रहने की इजाजत नहीं दे सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर किसी को इच्छा है तो उसके पास ऑप्शन है, आप एबीवी मत ज्वाइन करिए, भाजपा में ज्वाइन कर लीजिए, आप एनएसयूआई ज्वाइन मत करिए, यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन कम से कम कैंपस के अंदर कोई आइडियोलॉजी को इस तरीके से पनपने का अनुमति नहीं होना चाहिए। आज वो चीज और आगे चली गई है। विश्वविद्यालयों की नियुक्ति में आइडियोलॉजी के आधार पर कुलपति बन रहे हैं। तो ये अगर हम जिस समय आप एक युवा गढ़ रहे हो, आप एक शिक्षा देके उसको एक संविधान सम्मत इंसान बना रहे हो, जब आप उससे उम्मीद करते हो कि आगे देश को आगे ले जाएगा, जो हम कर चुके हैं उससे भी आगे वो हमको लेके जाएगा, आने वाली पीढ़ी को, उस समय हम उसको बांध देते हैं कि तुम एनएसयूआई हो, तुम एबीपी हो, और अपने अपने हिसाब से वो स्टैंड ले लेते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कभी ना कभी कि स्टूडेंट रहते हुए कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़ने का, अगर इलेक्शन कराना है बहुत अच्छी बात है, कॉलेज में इलेक्शन कराइए, हम लोग भी कराते थे पैनल बना बना के, उसमें कोई एसएफआई, डीवाईएफआई, एबीवीपी और एनएसयूआई नहीं होती थी, वो पैनल बनता था और अपने अपने संबंधों पे आधार पे चुनाव होते थे। सुभाष जी आपको भी याद होगा, वो खत्म हो गया। एक दूसरा जो पीड़ा जो आहूजा जी ने कहा, बिल्कुल दूसरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन सकती है, दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी बन सकती है बिल्कुल, लेकिन इसकी पहल मैं ये भी उनसे अनुरोध करूंगा कि हाई कोर्ट बार को करनी चाहिए। हाई कोर्ट बार को यह मामला उठाना चाहिए कि जहां हाई कोर्ट है वहां लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आहूजा जी और हम सब मिलके, मैं उनके साथ हूं इस मामले में, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आपने जो सवाल किया, देखिए जो चेंज आया है वो चेंज ये है कि सरकारी नौकरियां बहुत तेजी से घटाई जा रही हैं। अभी एक रेलवे में बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लगभग 300 लोग मारे गए, तब लोगों को पता लगा कि रेलवे में 3,14,000 पद रिक्त हैं।
रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। वहां 3,14,000 पद रिक्त हैं और हम रेगुलर पढ़ते हैं कि ओवर टाइम करा रहे हैं। शहडोल में अप्रैल में एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर ने नींद आ गई ड्राइवर को, क्योंकि वो 18 घंटे इस ड्यूटी कर रहा था और उसने अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी में मार दी। तो ये जो एक हिपोक्रेसी बोलना चाहिए। कई चीजें सिद्धांत में बहुत अच्छी होती हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन या इकोनॉमिस्ट एक सिद्धांत बनाते हैं कि आपका स्थापना व्यय, जिसको एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा सिद्धांत है ये। लेकिन इस 40% स्थापना व्यय के कारण अगर आपको कहा जाए कि आप आधे पुलिस थाने बंद कर दो, तो आपके यहां जो अपराध की बाढ़ आएगी उसको कौन रोकेगा? हर चीज सिद्धांत से नहीं चलती, बहुत सी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं। अगर आपको सड़क के ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 5,000 सिपाही चाहिए तो आपको चाहिए, नहीं होगा तो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा। वैसे ही रेलवे है और बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो अभी पूरे स्टाफ के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका सवाल है कि लोग बाहर जाके जॉब ढूंढने के लिए मजबूर हैं, उसका कारण ही यही है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के ऊपर वित्त आयोग का यह दबाव है लगातार कि स्थापना व्यय 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो 60% पैसा वो कहां जाएगा? वो 60% जाएगा निर्माण कार्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ठेकों में आधा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। ये एक नेक्सस है पूरा का पूरा। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था उतनी नहीं बिगड़ी जितनी अन्य राज्यों की बिगड़ी। कारण क्या है? कारण यह है कि यहां 2,2640 रुपए में धान खरीदी हो रही है। यहां बजट का बड़ा पैसा 2,500 की जगह 4,000 रुपए प्रति बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण दर बढ़ाई गई। यहां बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आम जनता के पास डायरेक्ट जा रहा है। जब किसान के पास 20,000 रुपए अतिरिक्त आया तो उसने क्या किया? उस 20,000 में से 15,000 उसने मार्केट में खर्च किया। किसी ने पंखा खरीदा, किसी ने कूलर खरीदा, किसी ने वॉशिंग मशीन खरीदी, किसी ने मोटरसाइकिल खरीदी। तो अगर आप जितने ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, मतलब उतने ज्यादा लोगों की आप बाइंग पावर बढ़ाएंगे। और कोई भी दुनिया में प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं होती। 1500 करोड़ के एक एक ठेका दो, जिसमें 2-4 आदमी पैसा जीम के चले जाते हैं और फिर उनका पैसा मॉरिशस में और सेंट लुइस में जो टैक्स हेवन बोलते हैं वहां चला जाता है। जितना पैसे का आप वितरण करेंगे, जरूर अधिक से अधिक रोजगार जनरेट करेंगे। जितनी ज्यादा रोजगार जनरेट करेंगे उतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि उतने ज्यादा नए ग्राहक आएंगे मार्केट में, उतना ज्यादा सामान खरीदेंगे और उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो जरूरत इसी बात की है कि हमको वो अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें ज्यादा रोजगार पैदा हो, ना कि वो अर्थव्यवस्था जिसमें बड़े बड़े निर्माण दिखे और एम्प्लॉयमेंट जीरो हो। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सुधीर भाई। अभी करीब 10 दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में पढ़ाने गया था। तो वहां पे आरटीओ का कोर्स था, तो आरटीओ के सारे अधिकारी आए थे, तो मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। मैं थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहां पर और यहां पर मैंने एक देखा कि जो इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा कैसे बढ़ता है। स्मार्ट सिटी पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रायपुर में बहुत जगह कैमरे लगे। तो ट्रैफिक पुलिस भी कैमरे लगाती है, स्मार्ट सिटी भी कैमरे लगाती है, पर सवाल यह है कि वो कैमरे आरटीओ के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ट्रक बिना बत्ती के चल रहा है, पीछे लाइट नहीं जल रहा है। कल ही एक पूरा परिवार खड़े ट्रक से टकरा के मर गया। मैंने कहा कि भाई
हम अगर आपस में ये सारी एजेंसियां टाई अप कर लें और एक आदमी को 2 आदमियों की ड्यूटी लग जाए कि भाई कैमरे में दिख जाए कि ये सड़क के किनारे खड़ा है, ये यहां खड़ा है, ये यहां खड़ा है, तो वो अभी हमारे यहां उस तरह का कुछ नहीं है। दूसरा, जो जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये महसूस किया कि यदि आपके 12 फाइन हो रहे हैं, 12 आपने उल्लंघन किए तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। जब स्कूल की छुट्टियां होंगी तब वो दुगना फाइन लगेगा क्योंकि उस समय ट्रैफिक ज्यादा है। तो बहुत बार पैसे खर्च करके नहीं होता, पर आप सही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में चूंकि सीधे जो हितग्राही हैं, जो किसान था, जो मजदूर था, मनरेगा का आदमी था, उसको पैसे मिल रहे थे, इसलिए बाजार में फ्लो बना हुआ था और बहुत सारी चीजें बहरहाल